नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज में जो कि हर संडे को चलती है, इसमें हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। अब पिछले वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप जीडीपी का एनालिसिस का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब तक जीडीपी का डेटा रिलीज किया गवर्नमेंट ने तब तक हमारा लास्ट वीक का वीडियो शूट हो गया था। इसीलिए इस हफ्ते हम इंडिया की जीडीपी का डेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जीडीपी का डेटा कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉस्पी। तो मॉस्पी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको जीडीपी का डेटा मिलेगा। तो जीडीपी का डेटा Q4 में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का जीडीपी डेटा जो है 2025 का, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आता है, उसका डेटा पॉजिटिव है। मेजरली मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है उसके, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक डेटा से। तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि Q4 में इंडिया की जीडीपी काफी शार्पली ग्रो हुई है पिछले क्वार्टर्स की कंपैरिजन से। अब दो तरह की जीडीपी हम देखते हैं नॉर्मली। एक तो है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन के बिना का डेटा हमें दिखाती है। इन्फ्लेशन के बिना ग्रोथ कितनी रही है उसका डेटा दिखाता है। तो रियल जीडीपी जो है वो एक बेस ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना था और बेस ईयर में प्राइस कितना था। जैसे 2011-12 का, तो 2011-12 में जो प्राइस लेवल था इंडिया की इकोनॉमी का, उस प्राइस लेवल पे 2011-12 के साल में कितना इंडिया ने प्रोडक्शन किया था, और वो ही 2011-12 की साल के प्राइजेस को पकड़कर, प्राइजेस को चेंज ना कर 2025 में स्पेसिफिकली Q4 में कितना प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, वो हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें प्राइस वेरिएशन नहीं होता। इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है वो एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमें ये जानना है कि इंडिया कितना प्रॉस्पर कर रहा है, राइट। और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का एक मेजर जो है वो ये है कि इंडिया में कितने गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में। प्राइस 2011-12 की, लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही है। जितनी ज्यादा कोई देश क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा वो प्रॉस्पेरस कहलाता है। इसीलिए रियल जीडीपी जो है वो ज्यादा मायने रखता है नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। नॉमिनल जीडीपी में 2025 के साल के प्राइजेस लिए जाते हैं, 2011-12 नहीं, 2025 की प्राइजेस जो है इकोनॉमी में वो लिए जाते हैं। रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो पूरे FY25 में रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया का रहा है 6.5%, और ये स्लो इसलिए है क्योंकि Q1, Q2 और Q3 में इंडिया में स्लो डाउन रहा है। ये तो हम पिछले काफी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। Q4 की अगर बात करो, Q4 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% है, जो कि काफी हाई है पिछले क्वार्टर्स की कंपैरिजन से। तो Q4 में हमें लग रहा है कि जीडीपी का मोमेंटम जो है, ग्रोथ मोमेंटम, वो अब शायद पिकअप ले रहा हो। ये क्यों पिकअप ले रहा है? क्योंकि जीडीपी के जो कंपोनेंट्स है उनमें कुछ कंपोनेंट्स में शार्प ग्रोथ है। कौन से कंपोनेंट्स में शार्प ग्रोथ है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है GVA, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड। अब जीडीपी में क्या होता है, टैक्सेस और सब्सिडीज को भी अकाउंट किया जाता है। रियल GVA जो है उसमें टैक्सेस जो है वो माइनस किए जाते हैं जीडीपी में से, और सब्सिडीज जो है वो ऐड किए जाते हैं। टैक्सेस क्यों माइनस किए जाते हैं? क्योंकि टैक्स जो है वो रियल इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं करता। प्रोडक्शन में कोई इकोनॉमिक वैल्यू टैक्सेस ऐड नहीं करता। जो भी आप मानो रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कोई मॉल में जा रहे हो, कोई खरीदी कर रहे हो, तो आप जब कोई आइटम के लिए पे करते हो तो वो इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। अब वो जीएसटी आप पे कर रहे हो, वो प्रोडक्शन की एक्चुअल वैल्यू को दर्शाता नहीं है। हमें ये जानना है कि इंडिया में एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ है और उस प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू क्या है। फाइनल वैल्यू में अगर आप टैक्स ऐड कर दोगे तो टैक्स तो प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं है, राइट। सो जीवीए में हम टैक्सेस माइनस कर लेते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगेन अगर प्रोडक्शन में गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो वो प्रोडक्शन की वैल्यू नॉमिनल टर्म्स में कम हो जाती है, क्योंकि सब्सिडीज जो है
वो माइनस हो जाते हैं प्रोडक्शन की वैल्यू में से। हमें सब्सिडीज का भी डिस्टॉर्शन नहीं देखना है, क्योंकि हमें रियल वैल्यू जो है प्रोडक्शन की वो कितनी रही है वो देखना है। इसीलिए हम सब्सिडीज को ऐड करते हैं ताकि हमें डिस्टॉर्शन के बगैर रियल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है वो पता चले। तो जीवीए जो है वो एक प्योरर फॉर्म है नेशन की प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को मेजर करने के लिए। तो रियल जीवीए आप देखो Q4 की अगर हम बात करें तो वो 6.8% है, ठीक है। सो क्वार्टरली रियल जीडीपी अगर आप देखो तो 7.4% ग्रोथ है, लेकिन जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड का ग्रोथ देखो आप इकोनॉमी का 6.8% है। सो जीडीपी से कम है जीवीए का ग्रोथ। कम क्यों है? क्योंकि जैसे हमने बात किया कि टैक्सेस जो है वो जीडीपी में से माइनस होता है। तो अगर जीवीए जीडीपी से कम है, इसका मतलब है कि टैक्सेस का कंपोनेंट हाई रहा है जीडीपी में। अगर टैक्सेस का कंपोनेंट लो होता तो फिर जीवीए का फिगर जो है वो जीडीपी से क्लोज होता। वो जो गैप जो है जीडीपी और जीवीए में वो नैरो होता। वो गैप 0.6 परसेंटेज पॉइंट जितना है। इसका मतलब कि टैक्सेस का कंपोनेंट ज्यादा है। टैक्सेस का कंपोनेंट क्यों ज्यादा है? इसका रीजन एक तो ये है, आप याद रखिए कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बात किया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, कि इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी में इंक्लूड होता है। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद मिलती है। तो टैक्सेस का कंपोनेंट ज्यादा इसलिए है, इसका एक रीजन ये है कि पिछले साल में इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा हाई रहा है। इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा कि जो नॉमिनल वैल्यूज है वो हाई होगी, और नॉमिनल वैल्यूज हाई होगी तो टैक्स भी नेचुरली हाई होगा। तो फॉर इंस्टेंस आप साबुन खरीदने जाते हो या मॉल में कोई क्लोथ्स खरीदने जाते हो, तो उन क्लोथ्स में अगर क्लोथ्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है, या मानो कि हाउस होल्ड आइटम्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो इन्फ्लेशन का को अकाउंट करने के बाद वही रेट पे आप टैक्स देते हो, राइट। 5% या 12% या 18% जो भी जीएसटी है वो आप देते हो। तो इन्फ्लेशन बेसिकली टैक्स को बढ़ाता है। तो टैक्सेस बढ़े हैं, इसका टैक्स कलेक्शन अगर गवर्नमेंट के बढ़े है तो इसका रीजन हो सकता है कि इन्फ्लेशन हाई था इसीलिए बढ़ा है, राइट। और ये एक नेगेटिव चीज है कि टैक्सेस बढ़े हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर टैक्सेस इतने नहीं बढ़े होते तो शायद ये जो गैप है जीडीपी और जीवीए का वो कम होता। टैक्स बढ़ा है, इसका एक पॉजिटिव चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्सेस उसको आगे जाके टैक्स कलेक्शन को इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर सकता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट आगे जाके गवर्नमेंट कर पाएगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस है इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे। गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि पिछले 2014-15 के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है हमारा काफी शार्प रहा है। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में वो 2.5 जितना होता है। यानी कि हर एक रुपया जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड करती है उसके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2.5 रुपया जितनी बढ़ती है। और ये मैं कहाँ से डेटा लाया हूँ? ये एक स्टडी निकला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है इंडिया का, उन्होंने स्टडी निकाला था। और ये स्टडी में मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन बेसिकली ये स्टडी में जो ऑथर्स है उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो 2.45 है इकोनॉमी में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर काफी हाई रहता है। और पिछले साल FY25 में गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि वो 10,18,000 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड करेगी। लेकिन आप लेटेस्ट फिगर्स देखो तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में स्पेंडिंग कितना किया है मार्च 2025 तक पूरे साल में 10,52,000 करोड़ इतना स्पेंडिंग किया है। तो गवर्नमेंट ने रिवाइज एस्टिमेट जो 10,18,000 था उससे काफी ज्यादा स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और ये स्पेसिफिकली मार्च महीने में आप देखो तो 11% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट का फोकस काफी टाइम से ये रहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। और इसका रीजन ये है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में वो ज्यादा है कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि रिकरेंट जो एक्सपेंडिचर है, जैसे सब्सिडीज में स्पेंड किया या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स में स्पेंड किया, तो इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कम है। ऑलमोस्ट 1:1 का मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो टैक्सेस बढ़ने, टैक्स कलेक्शन बढ़ने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, चाहे हम इसको क्रिटिसाइज करें ना करें, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट एटलीस्ट फिलहाल ये है कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ जो है हमारा
उसका इफेक्ट मीडियम टर्म में यानी कि 3 से 5 साल के अंतर में उसका इफेक्ट दुगना आता है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है। लेकिन ये जो टैक्स कलेक्शन है ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। फिर भी ग्रोस वैल्यू एडेड में 6.8% ग्रोथ होना ईयर ऑन ईयर, ये पॉजिटिव बात तो है ही। ठीक है, अब ये पॉजिटिव बात क्यों है? वेल, हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, जीडीपी के, जीवीए के, ग्रोस वैल्यू एडेड के कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं जीवीए के। एक तो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन से सेगमेंट्स है? एक तो है एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री, और दूसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, यानी कि एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वारिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, वो है करीब 18%। अब प्राइमरी सेक्टर में आप क्वार्टरली ग्रोथ देखो, Q4 में ग्रोथ देखो तो 5% रहा है, और उसमें थैंक्स टू एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो 5.4% रहा है, जो कि पिछले साल के Q4 में यानी कि FY24 के Q4 में सिर्फ 0.8% था। तो 0.8% ग्रोथ पिछले साल और इस साल 5.4% ग्रोथ एग्रीकल्चर का, ये काफी शार्प ग्रोथ है, जिसके कारण प्राइमरी सेक्टर में 5% का ग्रोथ है। एग्रीकल्चर पॉजिटिव है, इसके रीजंस तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए ही है कि मानसून काफी अच्छी थी। मानसून अच्छी होने के कारण रूरल इनकम्स बढ़ी है, तो रूरल इकोनॉमी जो है पिछले साल वो काफी स्ट्रांग बढ़ी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्ट्रांग बढ़ी है। अच्छे मानसून होने के कारण रिजर्वॉयर्स भी हमारे काफी फुल रहे हैं। तो इन सब रीजंस के कारण रूरल सेक्टर काफी स्ट्रांग रहा है और एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छी है। माइनिंग एंड क्वारिंग जो है उसमें ग्रोथ काफी पीक रही है, 2.5% जितनी। इसमें माइनिंग में भी कोल सेगमेंट जो है, तो कोल में ग्रोथ ऑलमोस्ट 2.6% जितनी रही है। कोल माइनिंग में ग्रोथ 2.6% जितनी रही है, और पिछले साल ये ग्रोथ थी 10.2%। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 10.2% जितनी ग्रोथ थी। तो ये तो हो गई कोल की बात। कोल के अलावा हमने देखा था पिछले वीडियो में कि क्रूड ऑयल जो है, उसमें भी क्रूड ऑयल में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो काफी कम रहा है। पूरे साल कम इसीलिए रहा है क्योंकि ओएनजीसी के काफी सारे ऑयल फील्ड्स जो है वो मैच्योर हो गए, तो उसमें से तेल एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। स्पेसिफिकली मुंबई हाई के जो ऑयल फील्ड है या गुजरात में कैम्बे बेसिन का ऑयल फील्ड है, ये काफी मैच्योर हो गया है। मैच्योर ऑयल फील्ड में से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना काफी लेबोरियस टास्क हो जाता है, तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल में जो ग्रोथ है वो काफी वीक रही है। इनफैक्ट Q4, इस साल के Q4 में आप देखो तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन -2.7% यानी 3% ही रहा है। कोल में प्रोडक्शन कम है, माइनिंग कम रही है, क्रूड ऑयल में प्रोडक्शन कम रहा है, तो इसके चलते माइनिंग एंड क्वारिंग में सिर्फ 2.5% का ग्रोथ रहा है। एग्रीकल्चर ने प्राइमरी सेक्टर को बचाया है, एग्रीकल्चर के कारण प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ। प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती है? वेल, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, और थर्ड कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड में ऑलमोस्ट 25% जितना है, और इसमें भी कौन सा सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहा है? इसमें कंस्ट्रक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। आप कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ देखो तो ऑलमोस्ट 10.8% जितना है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में भी बुरा ग्रोथ नहीं रहा, 5.4% है, और मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% है। अब कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रोथ ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा हो। गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बढ़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा एक सबसेट जो है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में काफी ग्रोथ है, और जैसे हमने देखा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्च महीने में 11% बढ़ा था, और गवर्नमेंट के जो रिवाइज एस्टिमेट था पिछले साल FY25 का 10.18 लाख करोड़, उसको भी क्रॉस कर दिया। टोटल स्पेंडिंग हमारा 10.5 लाख करोड़ जितना रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसका सीधा असर कंस्ट्रक्शन पे पड़ा है Q4 में स्पेशली, क्योंकि Q4 में मार्च में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश किया है ज्यादा टारगेट को अचीव करने के लिए। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है। कंस्ट्रक्शन बहुत सारे लोगों को इनफॉर्मल जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ अच्छा होना ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर, जिसका जीवीए में सबसे हाईएस्ट शेयर है, 55% जितना। टर्शियरी सेक्टर में ट्रेड आ गया, होलसेल रिटेल ट्रेड, होटल्स आ गए, ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, सर्विसेज आ गई रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद फाइनेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर आ गया,
फाइनेंशियल में बैंक्स आ गई, और फाइनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज आ गई। ठीक है, इसमें ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है टर्शियरी सेक्टर में 7.3% जितना, और क्योंकि ये 55% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीवीए को, और इसमें ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है 7.3%, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ को आप ऐसा बोल सकते हो कि इसने जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट किया है, जीवीए ग्रोथ को बूस्ट किया है। और होटल सेक्टर हमारा अच्छा कर रहा है टूरिज्म के चलते, ट्रांसपोर्ट भी अच्छे कर रहे हैं, फाइनेंशियल बैंक्स क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया है, बैंक लोन्स जो है वो अब क्रेडिट ग्रोथ जो स्लो डाउन हुई थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद स्टेबलाइज हो रही हो या बॉटम आउट हो रही हो। रियल एस्टेट में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, और अब तो इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू किया है आरबीआई ने, तो इंटरेस्ट रेट घटाना वो रियल एस्टेट के लिए एक तरह से पॉजिटिव बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, तो डिफेंस में भी 8.7% का ग्रोथ है, और इसमें हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हो, प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस में स्पेंडिंग काफी अच्छी रही हो, इसकी वजह से ये 8.7% ग्रोथ उसमें है। तो टर्शियरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो सबसे हाईएस्ट है 7.3%। कुल मिला के समराइज करूं मैं तो जीवीए को 3 सेगमेंट्स ने बूस्ट किया है। सबसे पहले तो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि मॉनसून अच्छी रही है। इस साल भी आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि जो रेनफॉल है वो 105% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज रहेगा। ठीक है, तो 105% ऑफ लॉन्ग, यानी कि रेनफॉल काफी अच्छा रहेगा, मॉनसून अच्छी रहेगी इस साल, तो अच्छी रही। और स्पेशली मॉनसून का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहा। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का जो है वो अच्छा रहा, तो ये ग्रोथ का जो मोमेंटम है Q4 में जो हमने देखा है, वो मोमेंटम FY26 में भी स्पिल ओवर होगा। राइट, तो एग्रीकल्चर ने जीडीपी जीवीए ग्रोथ को बूस्ट किया है। सेकंड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रांग रहा है Q4 में, गवर्नमेंट ने कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई है, और होपफुली इस साल भी कैपिटल स्पेंडिंग स्ट्रांग रहेगी। गवर्नमेंट का टारगेट है 11.21 लाख करोड़ जितना इस साल, तो होपफुली ये अचीव होगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। एंड थर्ड, सर्विसेज सेक्टर ने जीवीए को बूस्ट किया है। ठीक है, अब अगर एक्सपेंडिचर साइड में हम देखें जीवीए का, जीडीपी का एक्सपेंडिचर साइड में, तो 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है कि हाउस होल्ड्स कितना स्पेंड कर रही है, यानी कि Q4 में हाउस होल्ड में कंज्यूमर्स ने कितना स्पेंड किया है। ये कंपोनेंट को टेक्निकल फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड्स घर खरीदने में या फिर हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने में कितना स्पेंड कर रही है, हेल्थ में, एजुकेशन में कितना स्पेंड कर रहे हैं हाउस होल्ड, ये सारा इसमें कैप्चर होता है। सेकंड, और इसका जो कंपोनेंट है वो सबसे हाईएस्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे हाईएस्ट है। कितना है? 56%। तो प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रांग होना ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्ट्रांग होगा तो जीडीपी को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है सैलरीज देने में, वेजेस देने में, सिविल सर्वेंट्स को, टीचर्स को, आर्मी पर्सनल को, पुलिस को। सैलरी के अलावा मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मिलिट्री में कितना स्पेंड हो रहा है या पुलिस में कितना स्पेंड हो रहा है, या गवर्नमेंट स्टेशनरी में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में कितना स्पेंड करिए, सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कैप्चर होता है। इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है जीडीपी में। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज फाइनल ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो Q4 में अगर हम बात करें तो स्टोरी ये है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग है वो काफी वीक रही है। GFCE यानी कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी काफी वीक रहा है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो हमने पहले भी देखा, वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो जीडीपी को बूस्ट मिला है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट लेड रही है Q4 में, कंजम्पशन लेड नहीं रही है। सो यहाँ आप देखो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ है वो 6% रहा है, जो कि मॉडेस्ट है। ठीक है, जो कि मॉडेस्ट रहा है। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर 6% रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, वो -1.8% जितना रहा है। तो इसमें ये नेगेटिव क्यों है? वेल, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने, हो सकता है कि उनको अपना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था FY25 का, जो कि 4.8% था जीडीपी का, वो 4.8% अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उस पे कट लगाया, उस पे काबू लगाया, उस पे उसको कम किया हो, इसके लिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए शायद उन्होंने ये एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट किया हो, इसलिए ये नेगेटिव में है। और फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव हुआ है गवर्नमेंट का 4.8%, नेक्स्ट ईयर 4.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी ये जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये मोटा मोटा कंट्रोल में रहेगा। एंड गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसका ग्रोथ 9.4% है, सबसे शार्पेस्ट ग्रोथ उसमें है। तो ये जैसे मैंने मेंशन किया, ये किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्वार्टर 4 में इन्वेस्टमेंट लेड रही है, कंजम्पशन लेड नहीं रही है। और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होना ये मेरे हिसाब से कंजम्पशन लेड ग्रोथ होने से बेटर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में वो ज्यादा है, 2.45x जितना है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट लेड का ग्रोथ इकोनॉमी पे ज्यादा करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इम्पैक्ट उसका ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये 3 में GFCF जो है वो काफी शार्प ग्रोथ ले रहा है। इसके अलावा इन्वेंट्री है जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 1.7%, यानी कि जीडीपी में प्रोडक्शन हुआ है लेकिन उसका वो प्रोडक्शन का जो सेल है वो नहीं हुआ है, तो वो इन्वेंट्री में आ जाता है। देन वैल्यूएबल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर आ गया, एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। तब एक्सपोर्ट्स में आप देखो तो एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 3.9% का ग्रोथ है क्वार्टर 4 में, और इंपोर्ट जो है वो 13% से कम हुए हैं। और इसका रीजन हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस भी गिरे हुए हैं। तो क्रूड ऑयल प्राइस, अब क्रूड ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल प्राइस गिरना, कमोडिटी प्राइसेस इन जनरल थोड़े सबड्यूट रहे हैं, तो इंपोर्ट पे हमें थोड़ा फायदा हुआ है। और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स भी जो है यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स वो भी जीडीपी में ऐड होते हैं। तो अगेन टू रिवाइज, कौन से चीज ऐड होती है? एक तो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं जीडीपी में। गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंसेस यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो जीडीपी में ऐड होते हैं। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना कैपिटल स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज, वो ऐड होता है जीडीपी में। इन्वेंट्री कितनी पड़ी है वो ऐड होती है जीडीपी में। वैल्यूएबल्स यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया के पास कितने हैं वो ऐड होता है। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स कितना रहा है वो जीडीपी में ऐड होता है। इसमें से जीडीपी को बूस्ट मिला है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से। मेरा मानना है प्राइवेट स्पेंडिंग तो अभी इतना नहीं बढ़ा है प्राइवेट कंपनीज का, तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई हो शायद मार्च में, जैसे 11%, 10.8% कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई है, इसकी वजह से हमारे जीडीपी को बूस्ट मिली है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड का डिस्कशन। पहले हमने प्रोडक्शन का डिस्कशन किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हमने एक्सपेंडिचर साइड का डिस्कशन किया। एक्सपेंडिचर साइड और प्रोडक्शन साइड का दोनों का जो फाइनल वैल्यू है ऐड करोगे तो दोनों सेम होना चाहिए जीडीपी का। तो फॉर इंस्टेंस हमारी जीडीपी जो है वो कितनी रही है, जीडीपी की वैल्यू अगर आप देखो तो कितनी रही है? वेल, रियल जीडीपी जो है वो 187.97 लाख करोड़ की रही है पूरे साल FY25 में। और नॉमिनल जीडीपी अगर हम 2025 की प्राइजेस इंक्लूड करें, 2011-12 की नहीं, 25 की प्राइजेस इंक्लूड करें, तो नॉमिनल जीडीपी 330 लाख करोड़ की रही है हमारी, ठीक है। अगेन जीडीपी में हमारा जो जीडीपी का डॉक्यूमेंट जो रिलीज होता है मॉस्पे के द्वारा, उसमें कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी मेंशन किए जाते हैं। तो उसमें से प्रोडक्शन ऑफ राइस आप देखो तो FY25 के क्वार्टर 4 में राइस का प्रोडक्शन जो है वो 12.1% से बढ़ा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में गिरा था 3% से। तो अगेन राइस का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 5.4% से बढ़ा है, और उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमें दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो भी 10 to 11% जितना बड़ा है, उसमें ग्रो हुआ है क्वार्टर 4 में। और यहाँ पे आप देखोगे तो सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो 12% बढ़ा है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टील का प्रोडक्शन आप देखो ऑलमोस्ट 12% से बढ़ा है, तो ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। रेड फ्लैग यानी कि नेगेटिव चीज जो है वो सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स और परचेज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो काफी वीक रहा है। अगर सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स आप देखो क्वार्टर 4 में तो 1.5% से बढ़ा है, प्राइवेट व्हीकल्स आप देखो तो 1.6% से बढ़ा है। तो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है इंडिया में कंज्यूमर्स की वो काफी वीक चल रही है। ऑटो सेल्स में भी रिकवरी देखनी बाकी है, पर मेरा मानना है अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, आज ही आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से इंटरेस्ट रेट और घटाया है। फेब्रुआरी में तो ऑलरेडी 0.25% से घटाया था, अप्रैल में 0.25% से घटाया था। तो
टोटल मिलके इस साल ऑलमोस्ट, इस कैलेंडर ईयर ऑलमोस्ट 1% जितना इंटरेस्ट रेट घटाया है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा ऑटो व्हीकल्स पे पड़ना चाहिए, ऑटो सेल्स पे पड़ना चाहिए। लेकिन ये ट्रांसमिट होने में 3 से 6 महीने नॉर्मली लगते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके ऑटो सेल्स धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। पर FY25 में और स्पेशली Q4 में इनका सेल काफी वीक रहा है। अब सर्विसेज में आप देखो तो सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट का ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है, और उसमें आप कार्गो हैंडल्ड एंड मेजर सी पोर्ट्स आप देखो तो वो 8.7% से बढ़ा है, और पैसेंजर्स हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स देखो तो ऑलमोस्ट 11% से बड़े हैं, ग्रो हुए हैं। तो ये सीधा हमें सर्विसेज में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। जैसे हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ शार्पली बढ़ा है, ये दो जो है वो उसको उसके प्रतीक है। रेलवेज में 2.6% घटा है, तो रेलवेज का ट्रांसपोर्ट घटा है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। शायद रेलवेज में बॉटलनेक एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है, कार्गो ट्रैफिक, वो शायद सी या एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, तो ये भी हो सकता है। बाकी बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पूरे साल में 12.1% जितना रहा है, पहले वो 18 to 19% जितना रहता था। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन है, लेकिन मैनेजेबल है। डिपॉजिट ग्रोथ 11% है, और बाकी इन्फ्लेशन तो हमने डिस्कस किया ही है, इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। IIP मैन्युफैक्चरिंग में इतना ग्रोथ है नहीं, 4.1% जितना ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में। इनफैक्ट ग्रोथ देखना बाकी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ये ग्रोथ शायद वीक इसलिए हो सकता है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफ़ी है, टैरिफ अनसर्टेनिटीज काफ़ी है, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारा फिर भी वीक चल रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया 3.6% रहा है Q4 में एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ देखनी बाकी है। ये हो गया हमारा आज का GDP का डिस्कशन। आई होप इसमें आपको अच्छी इंसाइट्स मिली हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट रीड करता हूँ, और उस पर आपके आंसर्स अगले वीडियो में देने का अटेम्प्ट करता हूँ, या कोई फीडबैक हो तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।